In this class, we are going to study about endosperm. So in our previous class, we had studied about the endosperm formation, or rather the first cell that was formed, and that was primary endosperm cell. So the primary endosperm cell that we had studied was formed by the fusion of two polar nuclei and one male gamete. So therefore the endosperm is 3n, or rather the cells of the endosperm are 3n, that is triploid. So this is the first thing that we have to know about endosperm, that is the cells are triploid. Every cell of the endosperm would normally be triploid because it involves the fusion of three nuclei or one secondary polar nucleus and also one male gamete. So there are 3n number of chromosomes. So first of all, this is clear, and now the next thing that we have to know about endosperm is its definition. What is endosperm and what the purpose of endosperm is, यानी कि endosperm का formation क्यों होता है, कैसे होता है और इसका जो main function है वो क्या है. So the first definition is it is the tissue that surrounds and nourishes the embryo in angiosperms. So these two words are important: surrounds, nourishes and also angiosperms. सो इसका यही मेन फंक्शन है, दैट इज ये एम्ब्रियो को नरिश करेगा. द नरिशमेंट दैट द एम्ब्रियो हैज टू ऑब्टेन, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो जाइगोट था वो बना था मेल गमीट और एग सेल के फ्यूजन से, और एग सेल के बाद वो बनाएगा, एग सेल के साथ फ्यूज करने के बाद जो बनता है वो है जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो. तो हमें ये जानना है कि आखिर उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, उसके सेल्स को डिवाइड होने के लिए कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और यहाँ पर उसे न्यूट्रिशन देगा यही एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है, दैट इज इट प्रीसीड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का एस्पेक्ट होता है एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एक न्यूट्रिशियस एंडोस्पर्म पहले ही बन चुका होता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन वाला सेल था, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ था, लेकिन एंडोस्पर्म इतना रैपिडली ग्रो करता है कि ये एम्ब्रियो के पहले डेवलप्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें 3n है सेल्स. यानी कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 3n होने की वजह से द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म आर वेरी फिजियोलॉजिकली एक्टिव. दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास. सो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होने की वजह से एंडोस्पर्म काफी फास्टली डेवलप करता है और एम्ब्रियो से पहले डेवलप कर चुका होता है. अब ये जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बाद में डेवलप होगा तो एम्ब्रियो को आखिर नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पहले से ही तैयार रहता है एंडोस्पर्म के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, इसीलिए एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो जाता है. नाउ वी कम टू द अदर पॉइंट. अब एंडोस्पर्म जो होते हैं ना, वो उनमें दो टाइप की मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं. या तो एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा है उसी समय एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे. एंड द अदर कुड बी दैट द एंडोस्पर्म विल परसिस्ट इन द सीड, दैट इज आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लूम्यूल रेडिकल एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द एम्ब्रियो, द एंडोस्पर्म कैन परसिस्ट इन द सीड. तो वैसे केस में अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि ये मोनोकॉट्स में होता है. और नॉर्मली डाइकॉट्स में क्या होता है कि डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में ही कंज्यूम हो जाता है, यानी कि जितना एंडोस्पर्म बनता है एम्ब्रियो बड़ा होते होते उतना एंडोस्पर्म को खत्म कर चुका होता है. तो ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है डाइकॉट्स में, और एंडोस्पर्म रहता है मोनोकॉट्स में. सो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन तो दोनों में हो रहा है, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में हो रहा है, लेकिन एंडोस्पर्म कंज्यूम कहाँ हो जा रहा है, डाइकॉट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान, और कहाँ पे रह जा रहा है, परसिस्ट कर जा रहा है, तो वो मोनोकॉट्स में. लेकिन ऐसा सभी डाइकॉट और सभी मोनोकॉट्स में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ मोनोकॉट्स होते हैं जैसे कि ऑर्किड्स. ऑर्किड्स में देखा जाता है कि एंडोस्पर्म होता ही नहीं है, लेकिन ऑर्किड तो एक मोनोकॉट है, तो इस केस में ऑर्किड एक एक्सेप्शन हो गया. उसी तरह अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर एक डाइकॉट है,
लेकिन हमने ऊपर देखा कि डाइकॉट्स में तो एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कैस्टर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कैस्टर में डाइकॉट होने के बाद भी एंडोस्पर्म होता है। सो कैस्टर एक्सेप्शन हो गया डाइकॉट्स में और ऑर्किड्स एक्सेप्शन हो गया मोनोकॉट्स में। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन जनरली ओवर हियर, आई हैव नॉट रिटन ऑल मोनोकॉट्स और ऑल डाइकॉट्स, बट नॉर्मली वी ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ डाइकॉट्स we have non-endospermous seed or ex-albuminous seed, so which we are going to study later, and in the case of monocots we have endospermic seeds. So that is also the examples which we will see later. Now we come to the other part, and that is the xenia or metaxenia. So it is a complex effect, so we are going to study it now. So जो xenia होता है, xenia is the effect of genes of the male gamete or the male parent on the fruit development. तो हमने पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म था उसमें एक मेल गैमीट आके फ्यूज किया था, तो मेल गैमीट आया होगा मेल पेरेंट से। अब मेल पेरेंट से आया है यानी कि एक मेल गैमीट या दो मेल गैमीट जो आते हैं, एक मेल गैमीट तो एक सेल के साथ फ्यूज करता है, दूसरा एंडोस्पर्म का जो सेल होता है उसको फ्यूज करता है, उसको फॉर्म करता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मेल गैमीट जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को बनाया था फ्यूज करने के बाद, तो उस मेल गैमीट में तो मेल पेरेंट के जीन होंगे ना, तो जो मेल पेरेंट का जीन है उसका इफेक्ट होता है फ्रूट डेवलपमेंट पर, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज जीनिया। नाउ वी हैव द मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया इज द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर हम शेप की बात कर सकते हैं और फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीड के शेप की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सीड नॉर्मली फ्रूट के अंदर होता है। तो मेटाजीनिया में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है, जिस भी पेरेंट से आया है, उस पॉलन ग्रेन का इफेक्ट सीड और फ्रूट के शेप पे हो सकता है, उसके साइज पे हो सकता है, उसके कलर पे हो सकता है, उसके क्वालिटी पे हो सकता है। तो इन सारी चीजों पर जो पॉलन ग्रेन का इफेक्ट होता है, और पॉलन ग्रेन आता है अपने मेल पेरेंट से नॉर्मली, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मेटाजीनिया। सो द जीनिया इज द इफेक्ट ऑफ मेल जीन्स और द जीन्स ऑफ मेल गैमीट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सीड और फ्रूट, बट मेटाजीनिया इज द इफेक्ट ऑफ pollen grains or the pollens of the male parent on the seeds and or the fruits characteristics and their shape, size, color or anything. तो आखिर जीनिया और मेटाजीनिया को हम स्टडी क्यों करते हैं, पर्पस क्या है जीनिया और मेटाजीनिया को जानने का? तो ये जो जीनिया और मेटाजीनिया का फिनोमिनन है या जो इफेक्ट है, ये प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्लांट ब्रीडर्स तो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी फ्रूट्स को फॉर्म करें। तो अगर जल्दी जल्दी फ्रूट्स आएंगे तो वो मार्केट में जल्दी सप्लाई होंगे, यानी कि जो यील्ड है, एनुअल यील्ड है, वो बढ़ जाएगा। तो फ्रूट को अगर हम जल्दी फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें हम ऐसा पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे जीनिया और मेटाजीनिया का इफेक्ट देखने के बाद, जिसके पॉलन ग्रेन से फ्रूट जल्दी बनते हैं। तो वैसे अगर हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो उससे हम प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन जल्दी करा सकते हैं। सो इस वजह से हम जीनिया और मेटाजीनिया को स्टडी करते हैं। दैट इज जीनिया एंड मेटाजीनिया मे बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉलिनेटर पेरेंट फॉर रिडक्शन इन द फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड, यानी कि जितना टाइम में फ्रूट डेवलप होता है वो टाइम हम कम करना चाहते हैं और यील्ड को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। सपोज करो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रूट या सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट का साइज काफी छोटा छोटा है, लेकिन वही फ्रूट्स, उतने ही नंबर के फ्रूट्स अगर बड़े बड़े होंगे तो जो ओवरऑल यील्ड होगा, जो क्वांटिटी होगा, वो तो बढ़ जाएगा, यानी कि फ्रूट्स की साइज बढ़ गई। तो फ्रूट्स के नंबर बढ़ने से भी यील्ड बढ़ेगा, साइज बढ़ने से भी यील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रूट्स का साइज बढ़ जा रहा है। तो मेटाजीनिया और जीनिया के इफेक्ट से हम चाहें तो जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन है वो जल्दी करा सकते हैं और उनका यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हम हिंदी में बोलते हैं खेती की पैदावार जो होती है वो हम बढ़ा सकते हैं। नाउ वी कम टू द एंडोस्पर्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेयर। तो हमें ये पता है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म, लेकिन एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। एंडोस्पर्म कोई लीफ तो है नहीं कि खुद से अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद से अपना फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा, स्टार्च बनाएगा और न्यूट्रिशन बना लेगा अपना। लेकिन एंडोस्पर्म में तो लीफ है नहीं, या एंडोस्पर्म लीफ जैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो एंडोस्पर्म अगर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो कि एंडोस्पर्म को भी न्यूट्रिशन दे। So the structures which give nutrition to the embryo are nucellus, the endothelium and the parent plant. So the most important structure which provides nutrition to the embryo is the nucellus.
and that is this one, न्यूसेलस, एंडोथीलियम एंड पेरेंट प्लांट। इन तीनों मिलके एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। सो दिस इज व्हाट द न्यूट्रिशन ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स फ्रॉम। सो एंडोस्पर्म को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो न्यूसेलस या एंडोथीसियम या फिर पेरेंट प्लांट से मिल रहा है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म में कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं। तो पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर दूसरा है सेल्यूलर और तीसरा है हेलोबियल। ये तीनों एंडोस्पर्म हमें पढ़ने हैं डिटेल में और ये तीनों डिफरेंट प्लांट्स में अकर होते हैं नॉर्मली, और किसी प्लांट में सेल्यूलर भी होता है और न्यूक्लियर भी होता है। पहले न्यूक्लियर होगा फिर सेल्यूलर बन जाएगा, या फिर किसी प्लांट में स्टार्टिंग से ही सेल्यूलर रहेगा, या फिर इन दोनों के इंटरमीडिएट वाला कैटेगरी है, दैट इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। सो नाउ वी आर गोना स्टडी दीज 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म इन डिटेल। Now we would study about the 3 types of endosperms. So just now we had seen that there are 3 types of endosperm, and that was, the first one was nuclear, the second one was cellular, and the third one was intermediate between these two, that is the helobial. So जो पहला टाइप है that is the nuclear endosperm। यहाँ पर जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो 2 phases में होता है। The first phase is called the free nuclear phase, and that is the, यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियर स्टेज पाया जाता है, यानी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो रैपिडली डिवाइड करेगा, लेकिन वहां पर सेल डिवीजन नहीं होगा। यानी कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, यानी कि जो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं वो वहां पर साइटोप्लाज्म को मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म बना देंगे, और इस फेज को हम कहते हैं सिनोसिटिक फेज। तो सिनोसिटिक फेज में क्या हो रहा है कि जो पहला न्यूक्लियस था, हमने देखा था कि जो सबसे पहला न्यूक्लियस था वो था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट में हम पेन कहते हैं। तो पेन फॉर्म हुआ था, वो 3n था, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट से बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यही न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड कर रहा है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। So pen divides repeatedly to form a large number of free nuclei। यहाँ पे free nuclei कहने का मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियाई है लेकिन अलग अलग सेल में नहीं, एक ही सेल में फ्री न्यूक्लियाई है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, गिविंग राइज टू मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म। तो ये क्या हुआ कि इस स्टेज पर जो एंडोस्पर्म है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, एंडोस्पर्म के जो सेल हैं उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नाउ इसी का जो अगला फेज है, यानी कि जो सेकंड फेज है, दैट इज द सेल्यूलराइजेशन फेज। तो सेल्यूलराइजेशन में क्या होता है कि ऊपर जो कैरियोकाइनेसिस हुआ था, यानी कि जो सिनोसिटिक फेज था वहां कैरियोकाइनेसिस हुआ था, लेकिन सेल्यूलर फेज इसमें क्या हो रहा है सेल्यूलराइजेशन में कि साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो ऊपर फ्री न्यूक्लियर बना था तो अब हो जाएगा सेल्यूलर, क्योंकि साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा तो आपको पता है कि साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेपरेट सेल्स हो जाते हैं। अगर एक सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है तो वहां पर 2 सेपरेट सेल बनते हैं, लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो मल्टी न्यूक्लिएट। तो ऊपर वाले फेज में दैट इज सिनोसिटिक फेज में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल्यूलराइजेशन फेज में साइटोकाइनेसिस होगा। तो इससे क्या होगा कि ऊपर वाले स्टेज में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो था वो कन्वर्ट कर जाएगा मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म में, यानी कि यहां पर एंडोस्पर्म सेल्यूलर हो जाएगा। ऊपर में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस थे, यानी कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज था, नीचे में सेल्यूलर स्टेज, यानी कि यहां पर हो गया सेल्यूलर स्टेज और यहां पर फ्री न्यूक्लियाई थे, यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट एंडोस्पर्म था। यहां पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो गया मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्मिक टिश्यू में। तो इस तरह की जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर, क्योंकि यहां पर इनिशियली क्या हो रहा है फ्री न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो इसीलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियस। तो इस तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है व्हीट, राइस और मेज में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें अलग से पढ़ना है, एंड दैट इज ऑफ द कोकोनट। तो कोकोनट जो आप लोग खाते होंगे, आप उसमें नारियल पानी जिसे हम कोकोनट वाटर बोलते हैं वो भी एंडोस्पर्म है, और उसके बाहर वाला जो व्हाइट कलर का सॉलिड पोर्शन होता है वो भी एंडोस्पर्म है। तो ये जो प्रोसेस है ना सिनोसिटिक फेज से सेल्यूलराइजेशन फेज में,
ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीट होगा। अगर कोई भी एग्जाम्पल या किसी भी प्लांट में जो फॉर्मेशन हो रहा है एंडोस्पर्म का, वो पहले तो न्यूक्लियर है लेकिन बाद में सेलुलराइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर पूरा सेलुलराइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तो एंडोस्पर्म का एक पोर्शन लिक्विड रह जाएगा या फिर जो फ्री न्यूक्लियर रह जाएगा, और जितने कन्वर्ट हुए थे वो हो जाएंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यही होता है कोकोनट के अंदर, यानी कि यहाँ पर सेलुलराइजेशन स्टॉप्स प्रीमैच्योरली, यानी कि ये जो सेलुलराइजेशन का प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि कुछ पार्ट कोकोनट का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है और कुछ पार्ट सॉलिड एंडोस्पर्म है। तो जो कोकोनट का बाहर वाला पार्ट है जिसे हम व्हाइटिश कर्नल कहते हैं, जिसको हम आउटर व्हाइट सॉलिड कर्नल जो होता है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, वो सॉलिड होता है। और जो कोकोनट के बीच में पानी पाया जाता है जो कि बहुत ही रिच होता है मिनरल्स में, विटामिन्स में, और इसमें सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी कम होते हैं, यानी कि कोकोनट वाटर जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यू मस्ट ड्रिंक कोकोनट वाटर रेगुलरली। सो वहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट वाटर के अंदर वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में सिनोसिटिक फेज वाला भी पाया जा रहा है और सेलुलराइजेशन फेज भी पाया जा रहा है, यानी कि ये इंटरमीडिएट वाला हो गया कि सिनोसिटिक फेज सेलुलराइजेशन फेज में कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि जितने भी फ्री न्यूक्लियस थे उन सभी के बीच में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कुछ में हुआ है, और जिनमें हुआ है वो क्या हो गए, बाहर वाले सॉलिड व्हाइट कर्नल, और जिनमें नहीं हुआ है वो कोकोनट वाटर में रहते हैं, यानी कि जो कोकोनट वाटर जो आप नॉर्मली पीते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ या मे बी 100 या मे बी इवन मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली व्हीट राइस मेज में क्या होता है कि सेलुलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि थोड़ा सेलुलर फेज रहेगा थोड़ा फ्री न्यूक्लियर फेज रहेगा। कोकोनट इज अ सेपरेट एग्जाम्पल। अब उसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि यहाँ पर पूरा डिवीजन जहाँ भी होगा जब भी होगा कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस पक्का होगा, यानी कि यहाँ पर हमेशा यूनिन्यूक्लिएट वाला कंडीशन होगा। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पर एक सेल में दो न्यूक्लियस होंगे ही नहीं, यहाँ पर तुरंत साइटोकाइनेसिस हो जाएगा जिससे कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज कभी आएगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो सेलुलराइजेशन फेज में बना था ना वो स्टार्टिंग से यहाँ पर होगा। यहाँ पर इनिशियली तो फ्री न्यूक्लियर फेज था, लेकिन इस केस में स्टार्टिंग से ही सेलुलर फेज है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसीलिए इस सेलुलर एंडोस्पर्म में नॉर्मली फ्री न्यूक्लियर स्टेज कभी आता ही नहीं है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, लेकिन ऊपर में तो काफी टाइम बाद साइटोकाइनेसिस हुआ था ना, इसीलिए एक फ्री न्यूक्लियर स्टेज आया था। अब जो तीसरा वाला है दिस इज द इंटरमीडिएट, यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टर इसका वाला भी है और इसका वाला भी है, इसीलिए हेलोबियल एंडोस्पर्म को इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म कहते हैं बिटवीन दीज सेलुलर एंड न्यूक्लियर। नाउ वी सी व्हाई। तो सबसे पहले अगर ये देखें कि किन में होता है, तो मोनोकॉट्स का एक ऑर्डर होता है दैट इज हेलोबियल्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें एक ऑर्डर सर्टेन लेवल पे होता है, यानी कि किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो वो जो ऑर्डर का लेवल है ना ये उसी ऑर्डर की बात हो रही है, यानी कि 11th में जो आपने क्लासिफिकेशन में ऑर्डर पढ़ा था, तो मोनोकॉट्स का एक ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं हेलोबियल्स। तो हेलोबियल्स में ये पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस वाला में एक एंडोस्पर्म का जो सेल था जो कि सेंट्रल सेल था वो डिवाइड करके दो सेल बन गया, तो यहाँ पर भी दो सेल बन रहे हैं। तो ये तो कैरेक्टर हो गया सेलुलर का, क्योंकि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर नहीं बना। तो हेलोबियल में क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक सेल डिवाइड करके दो सेल बन रहा है, तो ये सिमिलर हो गया सेलुलर फेज के। लेकिन दो सेल बनने के बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा यहाँ पर, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है तब तो ये ऊपर वाला का कैरेक्टर हो गया, यानी कि हेलोबियल्स में दोनों का कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर सेलुलर का है कि एक सेल दो सेल में डिवाइड किया और उनमें एक सेल होगा चलाजा की तरफ और दूसरा होगा माइक्रोपाइल की तरफ। हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक में दो एंड होते हैं, चलाजल और माइक्रोपाइलर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले दो सेल बने हैं दैट इज लाइक दिस।
अगर ये हमारा एंडोस्पर्म है और ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पर बीच में सेलुलस होता है, तो यहाँ पर 2 सेल बनेंगे। तो ऊपर वाला जो सेल है, मान लीजिए ये चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये सेल हो गया चलाजा की तरफ, ये हो गया माइक्रोपाइल की तरफ। तो ये वाला जो सेल है दैट इज माइक्रोपाइल की तरफ, इसमें बहुत तेजी से डिवीजन होगा, लेकिन चलाजल साइड में तेजी से डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे काफी स्लो होता है। और ये जो डिवीजन हो रहा है ये सारा फ्री न्यूक्लियर है, यानी कि पहला डिवीजन जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था तो वहां पर हुआ नॉर्मल सेल डिवीजन, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म की तरफ। लेकिन जब 2 सेल बन गया, एक चलाजल और दूसरा माइक्रोपाइलर सेल, तो चलाजल सेल डीजेनरेट कर जाएगा या फिर वहां बहुत धीरे धीरे होगा ग्रोथ। लेकिन जो माइक्रोपाइलर एंड पर हो रहा है यहाँ पे बहुत ही रैपिड डिवीजन होता है और ये काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाई ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो इससे 2 अनइक्वल सेल बन रहे हैं, लार्जर माइक्रोपाइलर एंड स्मॉलर चलाजल। तो ये जो 2 सेल बन रहे हैं वो माइक्रोपाइलर सेल थोड़े से बड़े होते हैं और चलाजल थोड़ा सा छोटा होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड में जो बहुत तेजी से ग्रोथ होगा और चलाजल में बहुत स्लोली ग्रोथ होगा। नाउ सब्सीक्वेंट डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर, यानी कि 2 सेल बनने के बाद जो डिवीजन हो रहा है वो फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, यानी कि इसकी तरह सिनोसिटिक फेज की तरह। तो सिनोसिटिक फेज वाला आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, माइक्रोपाइलर 1 शोज रैपिड डिवीजन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द चलाजल चेंबर में डीजेनरेट और कंटिन्यू स्लो ग्रोथ। जो मैंने बताया कि ये जो चलाजल वाला पार्ट है ये या तो डीजेनरेट कर जाएगा या धीरे धीरे ग्रो करता है। अब ये नॉर्मली एस्फोडेलस जैसे एग्जांपल्स में होता है, दीज आर मोनोकॉट्स। अब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर स्टेज इज फॉलोड बाय सेलुलराइजेशन। तो अभी हमने देखा कि माइक्रोपाइलर और चलाजल दोनों में अब क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन क्या फ्री न्यूक्लियर ही रह जाएगा? तो ऊपर हमने देखा कि फ्री न्यूक्लियर के बाद आता है मल्टी सेलुलर फेज, तो यहाँ पर भी वही होगा। सबसे पहले 2 सेल बना, 2 सेल के बाद फ्री न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर के बाद फिर से सेलुलराइजेशन हो जाएगा। यानी कि पहले तो बना इसमें 2 सेल, फिर मल्टी न्यूक्लिएट बन गया, मतलब फ्री न्यूक्लियर बन गया, और उसके बाद फिर से सेलुलराइजेशन हो जा रहा है, जिससे कि फिर से ये क्या बन जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से 3 तरह के एंडोस्पर्म प्लांट्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में। और नॉर्मली एंडोस्पर्म जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि परसिस्टेंट एंडोस्पर्म होता है, जो सीड में होता है। दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म नॉर्मली अकर्स इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स, और डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नॉर्मली कंज्यूम हो जाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के द्वारा। So now we have seen this endosperm development and now we will see कि ये जो एंडोस्पर्म बना है, how this endosperm will be used in the embryology और एम्ब्रियोजेनी, यानी कि जो एम्ब्रियो बनेगा, जो कि हमने पढ़ा था जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो अब इस जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है इसका यूज होगा एम्ब्रियोजेनी में, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें इस एंडोस्पर्म का यूज किया जाएगा।